तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चे, ये है हमारी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 की पहली और आखिरी क्लास। क्योंकि आज की इस क्लास में हम ये चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट भी करेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी क्लास को करते हैं शुरू। अब मैं आपको बता दूं कि पहला चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करके रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। प्लेलिस्ट से जाकर भी आप पहले चैप्टर को पूरा कर सकते हो। बाकी के जो बाद के चैप्टर हैं हमने पहले से पढ़ा रखे हैं, लेकिन अभी नए तरीके से आगे हम इनको डिस्कस करते रहेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपना दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। और आपके पेपर में इस चैप्टर से प्रश्न पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो फटाफट से अपनी इस प्यारी सी क्लास को कर दिए हैं शुरू। क्योंकि ये हमारी क्लास लाइव है, इसलिए आप लोगों का फर्ज बनता है कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी तो आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से चलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो एक्सरसाइजेस हैं वो टोटल एक्सरसाइजेस है 2। इट मीन्स इसमें एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना होता है, और एक दूसरी और एक्सरसाइज है जिसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना होता है, और शून्यकों के योग और गुणनफल से बहुपद को बनाना या कहें ज्ञात करना। बस ये छोटी छोटी 3 चीजें, 2 इसमें और 1 इसमें, इतना तैयार कर लिया, आपके पेपर में आपके काफी ज्यादा नंबर पक्के हो सकते हैं। तो शुरू किया जाए आज की कहानी। यस, गुड इवनिंग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है, सबसे पहली चीज कि आखिर बहुपद है क्या, इसे समझेंगे, तब उसके बाद फिर प्रश्न आंसर करेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि आखिर बहुपद क्या है। जरा ध्यान से देखोगे तो आपको अंदाजा मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3, फिर हमने लिख दिया x, और हमने इसमें कोई एक संख्या जोड़ दी। अब मैं आपसे बोलूं कि आखिर ये क्या है, तो आप बोलोगे कि गुरुजी इसमें 3 है और इसमें 2 है और इसके बाद x भी है, जोड़ घटा के कुछ लिखा गया है। इसे ही बहुपद कहते हैं, इसे ही बहुपद कहते हैं। यानी कि चर और अचर, इनको मिलाकर, जोड़कर, घटाकर या किसी भी तरीके से लिख दिया जाए तो इसे बहुपद कहा जाता है। अब ये बहुपद कई प्रकार के भी होते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा बहुपद क्या है, तो चर और अचर को मिलाकर, चर और अचर का योग, अंतर, गुणा, भाग, ये क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। और इनके लिखने का कुछ एक पैटर्न होता है, कुछ एक तरीका होता है। जैसे आपको ये ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है, आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5x भी लिख सकते हो, है ना। या आप ऐसे देखो तो आप लिख सकते हो 5x भी तो लिख सकते हो, है ना। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 2x माइनस का 5 लिख सकते हो, माइनस का 7x लिख सकते हो, 8x, ध्यान से देखो, 8x प्लस 2 ऐसे लिख सकते हो, 7x ऐसे लिख सकते हो, या 17 कर सकते हो। बट इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहां पर आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि x के आगे के गुणे का कुछ अंक लिखा हुआ है, और यहां पर देखोगे गुणे का अंक लिखा हुआ है, पर यहां पर एक और संख्या भी लिखी हुई है जिसको अचर पद बोलते हैं, और इसमें अचर पद नहीं है। तो अब इसमें अगर अचर पद नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका अचर पद जो है ना वो 0 है। क्या है, इसका जो अचर पद है ना वो क्या है, 0 है। राइट मेरे बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जो यहां पर बनकर तैयार हुआ वो ऐसे बनकर तैयार हुआ कि ax प्लस b, ऐसे बनकर तैयार हुआ। अब ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, और अगर इनको तैयार नहीं करोगे तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे, आप क्वेश्चन रट के जाओगे, नहीं समझ में आएगा कुछ भी। तो हमने क्या कहा कि ये देखो ऐसा कुछ पैटर्न मुझे दिख रहा है, या मैं इसको ध्यान से देखूं तो ऐसा कुछ पैटर्न मुझे दिख रहा है, बट इसमें जो है ना पीछे क्या है, 0 है। इसमें पीछे क्या है, 0 है। इसमें पीछे क्या है, 0 है। तो बच्चों, यहां पर हमारे पास है ax प्लस बी। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद।
क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। इसकी एक खास बात होती है, इसकी एक खास बात होती है कि ये जो ए लिखा होता है ना, इसका मान मेरे बालक कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब बहुविकल्पीय प्रश्न पेपर में आएगा और बोला जाएगा कि रैखिक बहुपद, ध्यान से सुनो, रैखिक बहुपद यानी जिसमें x की घात 1 हो, ऐसा बहुपद, तो ऐसा बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा। और जिसमें a का मान होगा वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a का मान इसमें 0 हो गया इसका मतलब ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्या आपको कोई बताता है? आपका जवाब होगा नहीं गुरुजी, ऐसे छोटी छोटी चीजें हमें सीखने को कहीं भी नहीं मिलती है। अब जरा ध्यान से देखो, समझते हैं कुछ चीजों को जो हमारे लिए क्लास 10th में हम आए हैं और बच्चों हमारे लिए क्या है, जरूरी है, यानी कि बहुपद। अब ये बहुपद भी कई प्रकार के हैं, जिसमें से कुछ हमें पढ़ने हैं। एक रैखिक पढ़ना है और दूसरा द्विघात पढ़ना है। होते बहुत टाइप के हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास रैखिक बहुपद, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है वो है द्विघात बहुपद। हमें दोनों चीजों के बारे में डीप में पता होना चाहिए, अन्यथा ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगेगा। रैखिक बहुपद क्या होता है? अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो ax प्लस बी, ये इसका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या कहें कि ये इसका एक रूप होता है, ये इसका एक मानक जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगा। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0। अब प्रश्न कहां से आएगा, प्रश्न कहां से आएगा? प्रश्न ये आएगा कि क्या इसमें a का मान 0 हो सकता है? यहां से प्रश्न बनेगा, क्या a का मान 0 हो सकता है? नहीं। अगर नहीं हो सकता है तो आखिर क्यों नहीं हो सकता है? बताओ भाई, अगर मैं कहूं कि इस रैखिक बहुपद में a का मान 0 नहीं हो सकता तो आखिर a का मान 0 क्यों नहीं हो सकता? इसलिए एक रैखिक बहुपद में a का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर a का मान 0 हो गया तो केवल अचर पद बचेगा, ये रैखिक बहुपद नहीं बचेगा, ये रैखिक बहुपद नहीं बचेगा। इसी प्रकार से इसको ध्यान से देखो, इसमें a स्क्वायर, a जो x स्क्वायर के आगे a लिखा हुआ है, इसका मान 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर a स्क्वायर का मान 0 हो गया तो ये रैखिक बहुपद नहीं, और ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। अच्छा सोचो कि ये 0 हो गया, अब क्या बचेगा? ये खत्म, ये बचा, यानी अब ये द्विघात बहुपद रैखिक बहुपद बदल जाएगा, है ना? समझ गए? अच्छा, कोई बच्चा बोले कि गुरुजी एक बात बताइए, अगर ये ax स्क्वायर bx प्लस c लिखा हुआ है और गुरुजी एक काम करते हैं, इसमें b का मान 0 कर देते हैं, फिर क्या आएगा बता दो। तो बच्चे, अगर मैं इसमें a का मान लिखा रहने दूं और b का मान अगर मैं इसमें 0 कर दूं और फिर मैं इसको c लिख दूं और फिर ये इतना बचेगा, इसको कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, सॉरी शुद्ध द्विघात बहुपद। इसका मतलब कि अगर जिसमें b वाला ही ना हो उसको हम बोलेंगे शुद्ध द्विघात बहुपद। हो सकता है कि हमारी ये प्यारी सी क्लास आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन हमें टॉपर बनने के लिए ये जरूरी होता है और ये पढ़ना पड़ेगा। इनके एग्जाम्पल्स देखो, कुछ उदाहरण है, जैसे हमने लिखा 7x प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस 2, है ना, 7 या 3x, ये इनके कुछ उदाहरण है। ये है, ये है, ये है, माइनस में भी हो सकते हैं, 2x माइनस 5 माइनस में भी हो सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण देखो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, ऐसे कर सकते हैं, है ना। 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, ऐसे कर सकते हैं।
है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके उदाहरण देखो तो देखो 5x² प्लस का 3, इसमें x वाला पद है ही नहीं। ऐसे कर सकते हैं 9x² प्लस का 3, ऐसे कर सकते हैं। ये शुद्ध वाले हैं। बात समझ में आ गई। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या होगी। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। ओके, आगे कंटिन्यू करें। चलिए, तो यहां तक सभी को आराम से समझ में आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं है। बहुपद भी हम लोगों ने प्यार से समझ लिया। अच्छा, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी और बातें। जो हमारा रैखिक बहुपद होता है और जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, ये जो रैखिक बहुपद होता है, इस रैखिक बहुपद में जो चर होता है, इसकी अधिकतम जो घात होती है, चर की जो अधिकतम घात होती है वो 1 होती है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी हो सकती है, तो केवल 1 हो सकती है। आप देखो यहाँ पे x की घात 1 है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है ना। अगर द्विघात बहुपद की बात करें तो इसमें चर की जो अधिकतम घात होगी, चर की जो अधिकतम घात होगी वो 2 हो सकती है ना। 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर वो द्विघात बहुपद नहीं बनेगा, फिर कुछ और बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये वाला जो पेज हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, कुछ मैंने आपको सिखाया है, इससे आपके बोर्ड पेपर में नंबर पक्के हैं और यहां से आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और कुछ चीजों को और समझते हैं। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी चीजों को और समझते हैं। ठीक, अब यहां पर आप जरा इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करो। क्या लिखा है कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहेंगे। यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें एक ही घात हो, उसको क्या कहते हैं। देखो, बहुपद नहीं कहेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्या त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद यानी कि जिसमें x की घात कुछ ऐसी लिखी हो, ऐसे करके दिया हो। एक एग्जांपल बता रहे हैं। द्विघात बहुपद यानी जिसमें x की घात 2 लिखी हो। रैखिक बहुपद जिसमें x की घात केवल और केवल 1 हो। यानी ऐसा, यानी एक घात वाला जो बहुपद होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। और यही चीज मैं अभी आपको पीछे समझा कर आया हूं और सी ऑप्शन मेरे बहुत सारे बच्चे आंसर किए भी हैं। गुड, आगे चलते हैं। अब हमसे पूछा गया है, अभी मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, 1 से सवा घंटे की क्लास होगी, पूरा चैप्टर एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जैसे इस चैप्टर में जो कुछ भी है सब बताऊंगा। तो बच्चे क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है। मैंने पास कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। देखो, ये इसमें 2 घात है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। इसमें भी 2 घात है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें 1 घात है, ये लग रहा है कि हाँ ये होगा, पर आखिर ये क्यों गलत है। आखिर ये क्यों गलत है, चेक करके बताओ भाई कि आखिर ये क्यों गलत है ना। देखो, 1/x प्लस में लिखा है 1। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां पे x की घात मेरे बच्चे कितनी है, तो आपका आंसर होगा कि गुरुजी यहां पे x की घात 1 है। और अगर यहां पे x की घात 1 है और ये घात अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी। और हमने तो पढ़ रखा है कि रैखिक बहुपद तब होता है जब यहां पे जो इसकी घात होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, जबकि यहां पे इसकी घात -1 आ रही है। और ये कॉन्सेप्ट ऊपर ले जाने वाला हमने कहां पे पढ़ रखा है, ये कॉन्सेप्ट हमने ऊपर ले जाने वाला कक्षा 6-7 में पढ़ रखा है। समझ में आई बात। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। राइट, आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। अब हमसे पूछा गया है कि भाई बताओ इसमें से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो रैखिक बहुपद हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं है। क्या ये रैखिक बहुपद है? यस, ये रैखिक बहुपद है।
क्या ये रैखिक बहुपद है? यस, क्योंकि x की घात 1 है, ये रैखिक बहुपद है। क्या ये एक रैखिक बहुपद है? हाँ, ये रैखिक बहुपद है। क्या ये है? ये नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात 3 है, अर्थात यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक एक्स्ट्रा और क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि x अंडर रूट में लिखा हुआ है इसे, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये रैखिक बहुपद है? क्या ये रैखिक बहुपद है? जवाब दो। क्या ये रैखिक बहुपद है? आपका जवाब होगा कि नहीं, यह रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है गुरुजी रैखिक बहुपद? क्या कारण है? देखो, यहां पर ये 2 लिखा है और यहां पे ये x लिखा है। इधर x की घात मुझे समझ में नहीं आ रही कि कितनी है। जान लो, अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो इसकी घात 1/2 होती है। अब यहां पर x की घात मुझे 1/2 दिख रही है, तो क्या ये रैखिक बहुपद है? इधर जो मुझे इसकी घात दिख रही है वो कितनी दिख रही है? 1/2 है। तो क्या ये रैखिक बहुपद है? नहीं है। अच्छा गुरुजी, कैसे पहचाना कि घात इसकी 1/2 है? देखो, अगर अंडर रूट लगा होगा तो इसका मतलब 1/2। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो इसका मतलब होगा कि x की घात 1/3। इसको करणी बोलते हैं और इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो घात में ऊपर जाएगा। बस बहुत ज्यादा अभी डीप में नहीं जाएंगे, इतना काफी है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और हमारे पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं। हमारे पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं। सोचिए इस प्रश्न के बारे में, आखिर ये क्या लिखा हुआ है, और देखिए क्या इसका आंसर आप कर पाओगे। हमारे पास लिखा है, हमारी एक्सरसाइज का एक यही क्वेश्चन है और यही पेपर में आता है। 1 नंबर पक्का है इस प्रश्न से, डेफिनेटली 100% पक्का है। इसको मैं एक ब्लैंक पेज पे समझाऊं आपको, एक ब्लैंक पेज पे समझाऊं आपको। चलो समझाने की कोशिश करता हूं। एक शब्द समझते हैं। एक शब्द है जिसका नाम है शून्यक। क्या? जिसका नाम है शून्यक। अंग्रेजी भाषा में जिसे जीरोस कहा जाता है। अब ये जो शून्यक होता है, इसको ज्ञात करने का एक सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है वो समझते हैं। जैसे अगर हम लोगों से बोला जाए कि 5x + 2 का शून्यक ज्ञात करो, मेरी बात गौर से सुनना तभी तो समझ में आएगा। अगर आपसे बोला जाए इसका शून्यक ज्ञात करो, सिंपल सा है, 5x + 2 = में 0 लगा देंगे और 2 को उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, और 5 को नीचे ले आएंगे भाई, क्योंकि गुणा हो रहा है। ये इसका शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। और इसका जो शून्यक हमने ज्ञात किया वो हमारे पास आया -2/5। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है केवल और केवल 1, यानी कि एक ही आंसर आया है। समझ गए? आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि x² प्लस का 5x प्लस का 6, इसके आप शून्य ज्ञात करो। आपने इसको हल किया और इसका आपने जो हल निकाला, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया? 0 लगा दिया, और इसके 2 उत्तर आ गए। एक उत्तर आया x = -2, और दूसरा जो आपका उत्तर आया वो आया आपका -3। यानी आपने नोटिस किया कि इधर जो आंसर आया वो केवल एक आंसर आया, और इधर जो आंसर आए वो इधर 2 आंसर आए। इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से यह पता चलता है कि जितनी भी घात होगी उतने ही आंसर आएंगे, उतने ही आंसर आएंगे। तो इस बात से जब इस बात का पता चलता है, तो हम इस तरीके के ग्राफ देख कर भी बता सकते हैं कि आखिर कितने उत्तर आएंगे।
आखिर कितने उत्तर आएंगे। अब इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। ठीक, समझना बच्चे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ग्राफ ऐसे मैं खींच रहा हूं, ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये हमारे पास वाई अक्ष है। इस तरीके से मैंने एक ऐसे कुछ बना दिया, ये ग्राफ बनाया, और मैं कह रहा हूं कि ये जो लाइन येलो कलर की दिख रही है, ये एक बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करने के बाद बनाई गई है। अब कैसे बनाई गई है उससे आपका मतलब नहीं है, ठीक, बनाई गई है। अब ये जो लाइन बनाई गई है, ये जो बहुत डीप में बता रहे हैं, ये जो लाइन बनाई गई है, ये लाइन क्या कह रही है। ये लाइन इस तरीके से गई है और जो बताएगी कि इसके कितने शून्यक हैं। अब इसको ध्यान से समझना। मैंने यहां लिखा कि y बराबर px के लिए इस ग्राफ को देखकर आप शून्यकों की संख्या बताओ। कॉन्सेप्ट समझना। मैंने कहा कि y बराबर px के लिए ग्राफ को देखकर इसके शून्यकों की संख्या बताओ। अब तुम्हारे मन में आया कि यार ये y बराबर px क्या है। y एक चर है, x भी एक चर है, और ये p का अर्थ है पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। इसको कैसे पढ़ा जाता है, x के पदों में एक बहुपद लिखा है, x के पदों में एक बहुपद लिखा हुआ है, इसका यह अर्थ है पॉलिनोमियल ऑफ x। ऐसे समझो, अर्थात एक x के पदों में बहुपद लिखा है, इसका यही मतलब होता है। अब मुझे ज्ञात करना है, मैंने क्या देखा, सिंपल सा देखना है कि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, मुझे x से मतलब है। तो मैंने देखा 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, यानी इसके शून्यकों की संख्या 3 आएगी, इसके शून्यकों की संख्या 3 आएगी। इसी प्रकार से मेरे पास यहां लिखा है कि y बराबर px के लिए y बराबर px के ग्राफ नीचे दिए गए हैं और आप शून्यकों की संख्या देखकर बता दो। आप शून्यकों की संख्या देखकर बता दो। आप यहां पे ये y है और यहां x है, ये x जैसा दिख रहा है पर आप इसको y ही मानना, y ही है, ठीक, वो मिसप्रिंट है हुआ है। अब मुझसे बोला गया कि आप शून्यकों की संख्या बताओ। ये x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, अरे काट ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या 0। आंसर कैसे लिखोगे कि ग्राफ में रेखा या ग्राफ में जो ये रेखा गई है, जो ये कर्व गया है, जो ये वक्र गया है, ये यहां पर एक भी जगह पे नहीं काट रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या 0 है। यहां पे ये एक जगह पे काट रहा है, शून्यकों की संख्या 1 है। यहां पे 1, 2, 3 जगह काट रहा है, इसका आंसर 3 है, इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। यहां पे 1 और 2 जगह काट रहा है, इसके शून्यकों की संख्या 2 है। कितना आसान है आंसर करना। यहां पे 1, 2, 3, 4 है, इसके शून्यकों की संख्या 4 है, इसके शून्यकों की संख्या 1, 2, 3 है, ये 3 बिंदुओं पर काट रहा है। आंसर हो गया, आंसर हो गया। कैसे लिखना है आपको, लिखना है कि ग्राफ में वक्र x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, अर्थात शून्यकों की संख्या 0। ग्राफ में वक्र मतलब ये जो बन के ऐसे गया, ये x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, अर्थात शून्यकों की संख्या 1 है, और यही आंसर हो जाएगा। और यही पेपर में करना है। आराम से समझ में आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है, डन। अब आगे आते हैं और अब हम समझते हैं कुछ और। हमारे सिलेबस में मोस्टली जो है ना, वो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है, त्रिघात बहुपद का नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, त्रिघात बहुपद का नहीं है और रैखिक बहुपद का भी नहीं है, सिर्फ द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध है। अब पहले इस लाइन का मतलब समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और समझेंगे। देखो, हम यहां जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है।
ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। और अगर ये द्विघात बहुपद है तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे बताओ इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो आप बोलोगे सर ए है। मैं बोलूं एक्स का गुणांक कितना है? आप बोलोगे सर बी है। और अचर पद बोलूं तो कौन है? सी है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो आप ए जवाब दोगे। एक्स का गुणांक कितना है तो आप बी जवाब दोगे। अगर आपसे कोई पूछे अचर पद कितना है वहां देखकर बता दो तो आप सी जवाब दोगे। देखकर आपने बता दिया। तो हमने गुणांक आपको समझा दिया, यानी गुणांक अर्थात गुणे का अंक, गुणांक अर्थात गुणे का अंक हमने बता दिया आपको। फिर उसके बाद हमने देखा कि शून्यक क्या होते हैं। शून्यक अर्थात इनके जो एक्स के दो आंसर आएंगे वो, जो मैं पीछे समझा के आया हूं। राइट, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई समस्या होगा। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, ठीक? चले आगे। यार सभी लोग कम से कम इस वीडियो को फटाफट लाइक तो कर दो, ये काम तो कर दो यार मुन्ना। ये कर दोगे ना तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी, और जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी रेगुलर क्लासेस होंगी, ठीक? अभी तो मुझे ऐसा फील होता है मैं किसको पढ़ाने जाऊं, है ना? तो ये अगर ऐसे हो गया, आप ध्यान से देखो, दो फॉर्मूले हैं। शून्यकों का योगफल, यानी कि जो दो आएंगे हल, उनको जोड़ दिया जाए आपस में। फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या? माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ध्यान से देखो एक्स का गुणांक कितना है? बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए। फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला शून्यकों का गुणनफल, यानी दोनों शून्यकों को आपस में गुणा कर दो, तो फॉर्मूला होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अचर पद मतलब सी, एक्स स्क्वायर मतलब ए, है ना? समझ गए? यहां तक सभी को समझ में आ गया है? समझ गए मेरे बच्चे? तो हमने निकाला एक द्विघात बहुपद, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक। राइट, क्वेश्चन किया जाए इसके ऊपर। देखो क्या लिखा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रश्न के बाद ये पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है जो आप हर एक क्वेश्चन इसका कर लोगे। ठीक, हर एक क्वेश्चन कर लोगे। पहले इस प्रश्न को ध्यान से आप देख लो क्या लिखा है। क्या लिखा है बच्चे? लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक बहुपद है। तो मैंने लिखा के शून्यक के लिए, के शून्यक यानी शून्यकों के लिए अगर मुझे इसके शून्य ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और इसके बराबर में 0 लगाना पड़ेगा। कक्षा 9 में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या? कि 10 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पे 7 आ जाए, इसे गुणनखंड विधि कहते हैं। और ये चीज हम लोग पहले से पढ़कर आए हुए हैं। बच्चों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है, बहुत सारे बच्चे आ भी गए हैं। ठीक, तो बच्चों हमने किया क्या कि 10 के ऐसे खंड के जोड़ने पे 7 आ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स जोड़ने पे 7 आ जाए, यानी कि 2 पंची 10 हो गया। ऐसे 5 2 7, यह आ गया एक्स स्क्वायर, यहां से हो गया बच्चे 2x। इसको इससे गुणा करेंगे ना तो 5x आएगा और प्लस का 10 बराबर में 0 आएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन है x, अंदर बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन कितना है? 5 के पहाड़े में 10 आता है ना, 5 कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा x,
5 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 से ज्यादा ना हो, 2 आएगा तो यहां पर 2 लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट सेम सेम। अभी तक आपने रट्टा मारा होता कि भैया x+2 2 बार लिखा होता है, इसको एक बार लिख देते हैं, पर नहीं, नियम कहता है कि इधर एक पद इधर 2 पद, दोनों में x+2 कॉमन। और सोचो, इससे x+2 निकल जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, इससे x+2 निकल जाएगा तो 5 बचेगा। इस तरीके से 2 ब्रैकेट बन गए। अब रटने वालों के लिए क्या है कि x+2 2 बार है, एक बार लिखो, x लिखो प्लस 5 लिख दो। ठीक, अब बच्चों x+2 बराबर में 0 और बीच में लिखा जाता है या, तथा नहीं लिखा जाता और नहीं लिखा जाता, यहां पे या ही लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान देना। x+5 बराबर में 0, तो इधर से आ गया x बराबर -5, इधर से आ गया x बराबर -2। 2 आंसर आ गए। बोलो क्लियर है ना सभी को? अब उसके बाद आगे देखो, अब इसकी जांच करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? इसकी जांच करना शुरू करते हैं। और जांच में फॉर्मूला लिखेंगे क्या? शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। समझ गए? फिर उसके बाद योगफल, आंसर आया -2 -5, हम भी लिखेंगे -2 -5, x का गुणांक, x के आगे 7 लिखा है प्लस का, x² का गुणांक कितना है? 1 है ना। देखो x² के आगे इधर से आया -2 -5, इधर से आया -7, इधर भी -7, इधर भी -7। ये समझ में आ गया? ठीक, समझ गए? इसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है फॉर्मूला? अचर पद और बटे में x² का गुणांक। अब बच्चों बताओ अचर पद कितना है देखकर, 10, x² के आगे कितना लिखा है? 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 लिखा है। -2 -5 गुणा करेंगे 10 आएगा। देखो दोनों पक्षों में बराबर आया कि नहीं? ऐसे करके छोड़ के चले आओगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहां तक सभी को समझ में आ गया? हाँ, अच्छा एक चीज बता दें, इसी चैनल से पढ़कर उत्तर प्रदेश की 6वीं रैंक निकली है। इसी चैनल से पढ़कर उत्तर प्रदेश की 7वीं रैंक में 2 बच्चे आए हैं। इसी चैनल से पढ़कर उत्तर प्रदेश में 4थी रैंक पिछले वर्ष निकली थी। इसी चैनल से पढ़कर उत्तर प्रदेश में 8वीं रैंक निकली है। इसी चैनल से पढ़कर 8वीं नहीं 9वीं रैंक निकली है, 10वीं रैंक निकली है। टॉप 100 में से जो टॉप 100 बच्चे हैं उसमें ना जाने कितने बच्चे हैं। रायबरेली जिले का टॉपर है, गोंडा का टॉपर है, शामली का टॉपर है, अयोध्या का टॉपर है, गोरखपुर का टॉपर है, हर जिले का टॉपर दिया गया है सिर्फ इस चैनल से, है ना। और अब की बार भी निकलेगा, पूरी उम्मीद है ना, पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि x² -3 इसके शून्य ज्ञात करो और शून्य को और उनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करो। बहुत आसान है प्रश्न। क्या लिखेंगे कि शून्यकों के लिए सबसे पहले x² -3 के शून्यकों के लिए, क्या x² -3 के शून्यकों के लिए अगर मुझे इसके शून्यक निकालने हैं तो बहुत सिंपल सी चीज है, x⁻² -3 = 0 लगा दिया जाएगा और 3 को पिछवाड़े भेज दिया जाएगा और स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट लगाता है। पर अभी तक हम सिर्फ इतना ही तो पढ़ते हुए आए हैं कि स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट लगाता है।
अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट लगाएगा। अब एक बच्चा कहेगा कि आखिर क्यों क्यों लगाएगा? देखो, अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर का मान 3 आता है, तो मैं एक्स की जगह पे, अगर मेरी बात गौर से सुनना, या मैं एक और एग्जांपल लेके दूसरा बताता हूं। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर का मान 16 आता है, तो एक्स का मान क्या हो सकता है बच्चों? अगर मैं एक्स की जगह पे 4 लिखूं तो 4 का स्क्वायर करूं तो 16 आता है, और अगर मैं -4 का स्क्वायर करूं तो भी तो 16 ही आएगा प्लस का। इसका मतलब एक्स के दो मान पॉसिबल थे, एक मान 4 हो सकता था, दूसरा मान -4 हो सकता था। इसीलिए जब स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट के साथ प्लस माइनस भी जाता है। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसका एक मान जो आया वो आया कितना? √3 प्लस का। दूसरा जो मान आया वो आया √3 माइनस का। यानी एक्स के दो आंसर आ गए और यही इसके शून्यक हुए। अब आगे क्या करोगे? आगे करोगे फॉर्मूला लगाओगे क्या? शून्यकों का योगफल। क्या लगाओगे? शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल यानी कि मेरे प्यारे बच्चों -x का गुणांक और बटे में क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बहुत मस्त एकदम टॉपिक है। तो बच्चों एक आया आंसर √3, दूसरा आंसर आया है -√3। एक्स का गुणांक, उड़ी बाबा इधर तो मुझे एक्स दिखेगा नहीं, दिख ही नहीं रहा मुझे एक्स, इधर तो एक्स है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो इसका मतलब 0। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर -3 लिखा है। अगर मैं -3 को थोड़ा सा खिसकाएं और इधर 0x लगाएं तो कोनो फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि इधर क्या है? x के आगे 0 है, यानी ये पद ही नहीं है, और जब वो पद ही नहीं है तो इसका मतलब 0 है। कोई बच्चा कहे कि गुरुजी एक्स स्क्वायर के आगे भी तो 0 मान सकते हैं ना? अरे गणित में तो कुछ मान सकते हैं भैया। जब एक्स स्क्वायर यहां पे प्रेजेंट है इट मींस कि इसका आगे का गुणांक 1 है, और अगर इधर एक्स स्क्वायर नहीं होता तो बोल देते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। अगर मैं पूछूं मैं इसमें पूछूं कि एक्स की घात 3 का गुणांक कितना है, जल्दी बताओ जल्दी, तो एक्स की घात 3 का गुणांक 0 है, क्योंकि उधर तो एक्स की घात 3 है ही नहीं, और जब एक्स की घात 3 है ही नहीं इसका मतलब एक्स की घात 3 का गुणांक 0 है। अचर पद कितना है? इधर 3 है। अगर मैं बोलूं कि इधर देखो इधर देखो इधर, इसमें पूछो अचर पद कितना है? 0 है बाबा, 0, क्योंकि इधर ना लिखा ही नहीं, एक्स का गुणांक 3 लिखा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर तुम फंस जाते हो। तो एक्स का गुणांक कितना है? 0। एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिखा है, इधर से आ गया 0, क्योंकि -0 0, इधर से +√3 -√3, इधर से भी आ गया 0। ये ऐसे हो गया, समझ गए ना? हाँ अब देखो शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल मेरे मुन्ना, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल मतलब अचर पद बटे में क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है? अचर पद उधर से -3 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, √3 का गुणा -√3 से किया जा रहा है, 3 आएगा माइनस का, इधर भी -3। अब आधे से ज्यादा बच्चों का माथा तो तुरंत ठनक गया होगा कि why √3 multiplied by √3 given by 3। क्यों पूछ रहा है ना बच्चा कि √3 का गुणा √3 से करने पर आखिर क्यों 3 आया? बहुत सारे तरीके हैं। रूट को खा जाता है, पहला तरीका। इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, √√ स्क्वायर को खा जाता है, दूसरा तरीका। अरे तीसरा तरीका देखो, मैंने अभी बताया था √, की मतलब उसकी पावर 1/2, और 2 पहले से है, 2 से 2 कट गया, 3 की घात 1 आया, उसका मान 3 देखो, है ना? बहुत सारे तरीके हैं। √3 का गुणा 9 आता है, अरे इसका मान भी तो 3 होता है रे बाबा। तो मतलब 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, कितने कितने देखोगे, समझ गए ना? तो ये तो तुम आराम से चुटकियों में रट सकते हो, कौन समस्या है ही नहीं।
स्क्रीनशॉट मार लो। पागल मास्टर आया है यूट्यूब पे पढ़ाने है। समझ गए? कोई समस्या नहीं किसी को? तो इस तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा यहीं पे समाप्त होता है। एक क्वेश्चन अभी इसमें और बचा हुआ है, उसको भी कर लेंगे और चैप्टर जो होगा वो पूरा समाप्त हो जाएगा। चले? ओके, चलो अब ये देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों के दोनों हमको दिए होंगे। इस बार क्वेश्चन में लॉजिक है। इस बार जो प्रश्न है वो दूसरी तरीके का है। क्या है प्रश्न? देखो, इस बार मुझे दे रखा है शून्यकों का, इस बार मुझे दे रखा है शून्यकों का योगफल। क्या दे रखा है? शून्यकों का योगफल। अरे कितना दे रखा है भैया? 3 दे रखा है माइनस का। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अरे कितना दे रखा है भैया? कितना दे रखा है? गुणनफल 2 दे रखा है। देखो, योगफल 3, गुणनफल 2, है ना? अब इसका एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। क्या फॉर्मूला होता है? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और उसके बाद x और प्लस इसका गुणनफल शून्यकों का। यह फॉर्मूला होता है। बहुत सिंपल है। मुझे शून्यकों का योगफल 3 दिया है माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ब्रैकेट लगाना जरूरी है, x, और गुणनफल कितना है? 2 दे रखा है। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। इस तरीके से ये आंसर आ गया। समझ गए? आराम से समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे चलें। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि भैया हमें प्रश्न में दिया होगा कि शून्यकों का योगफल और मुझे गुणनफल, यानी पहले इसके शून्यक निकाले गए, निकालने के बाद उनको जोड़ा गया, जोड़ने पे -3 आया होगा और गुणा करने पे 2 आया होगा, गुणा करने पे 2 आया होगा। फिर उसके बाद अगर ये दोनों चीजें दे दी जाए तो बहुपद फिर से ज्ञात कर लो। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। अब यहां पे इस प्रश्न का आप लोग आंसर करें। सारे बच्चे जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या? रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना है ना? क्या लिखा है? रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्य। वेरी सिंपल, मुझे इसका शून्य ज्ञात करना है। मैंने लिखा ax प्लस बी बराबर में क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अब मैंने लिखा ax, b को ले गए उस तरफ और a को ले आए नीचे, क्योंकि मुझे x का मान ज्ञात करना था। तो आंसर आ गया x बराबर माइनस का b अपॉन a, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। कितने सारे बच्चे इसका आंसर करेक्ट कर पाए हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कैसे निकाला हमने? ax प्लस बी बराबर 0 लिखा और हमने a को नीचे भेज दिया। ठीक, रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? आंसर कीजिए। एक रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है?
जल्दी बताओ। देखो, दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक आपसे पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद, और एक आपसे पूछा जाएगा द्विघात बहुपद। इनके लिए आप रट लो एकदम कि अगर रैखिक बहुपद होगा तो उसका ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और अगर एक द्विघात बहुपद है उसका ग्राफ खींचने पर परवलय प्राप्त होता है। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन में है। अब व्हाट इज परवलय? ये एक चैप्टर ही है, चैप्टर है एक शंकु परिच्छेद 11th क्लास की मैथ में, वहां पढ़ने को मिलेगा, उसके अंदर परवलय। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, राइट? ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ऐसे रेखा प्राप्त होती है। कब? जब रैखिक बहुपद होता है तो ऐसे रेखा प्राप्त होती है, या रैखिक बहुपद होता है तो ऐसे रेखा प्राप्त होती है। समझे? फिर उसके बाद परवलय देखो, परवलय में ऐसे होता है। कैसे होता है? वाई अक्ष एक्स अक्ष, ऐसे होता है परवलय, ऐसे इस तरीके का ग्राफ बनता है, या इस तरीके का ग्राफ बनता है, या इस तरीके का ग्राफ बनता है, या इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये कौन बताने की कोशिश कर रहा है? ये एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है रैखिक बहुपद, तो इसका आंसर होगा सरल रेखा। अगर हमसे पूछते द्विघात बहुपद तो इसका आंसर होता परवलय। ओके, डन। अब यहां पर देखो, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, अर्थात मानक रूप कहें या व्यापक रूप कहें, एक ही बात होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म जल्दी बता दो, किसकी बोली गई है? द्विघात बहुपद की। किसकी बोली गई है? द्विघात बहुपद की। ax प्लस बी, या फिर ये, या फिर ये। देखो, ये त्रिघात बहुपद की है, ये किसी की भी नहीं है। ये द्विघात बहुपद की है और ये रैखिक बहुपद की है। हमसे बोली गई है द्विघात की, तो हम द्विघात के लिए हम लोग बी ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे। यानी द्विघात बहुपद में ये इसका मानक रूप होता है। बहुत सिंपल होता है। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डन। क्लास 10th में आप पहुंच चुके हैं, और क्लास 10th में पहुंचने के बाद यदि आपने शुरू से तैयारी नहीं की तो अंत में एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस चैनल पे आके कमेंट करोगे कि गुरुजी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मैं शुरू से पढ़ाई नहीं किया। और ये कमेंट आपको दिखना शुरू हो जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने से। जो भी बच्चा 90 प्लस का स्कोर किया है इस बार, उस बच्चे से यदि आप पूछोगे तो वो यही जवाब देगा कि मैंने बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था। एटलीस्ट मैंने जून जुलाई बर्बाद नहीं किया, और मैंने जून जुलाई से पढ़ना स्टार्ट किया था। सो अगर आपको भी टॉपर बनना है, आपको भी अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो भाई शुरू से पढ़ना होगा और शुरू से मेहनत करनी होगी। यदि आप शुरू से नहीं पढ़ोगे, शुरू से मेहनत नहीं करोगे, तो नंबर नहीं आएगा बेहतर। ये आप जानते हो बहुत बेहतर तरीके से। ठीक, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था। द्विघात यानी कि शून्यकों की संख्या 2, रैखिक यानी शून्यकों की संख्या 1, त्रिघात शून्यकों की संख्या 3, चतुर्थ घात बहुपद यानी शून्यकों की संख्या 4, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर बी। इसके शून्य ज्ञात करके दिखा दो। अ क्वेश्चन टू यू कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जल्दी से बताओ। तो कहां पे है? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ऐसे लिखा है, और हमसे बोला गया है कि आप इसके शून्य ज्ञात करके दिखा दो। क्या ज्ञात करके दिखा दो? शून्य। बहुत सिंपल है, 2 के सेकंड के जोड़ने पे 3 आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस एक्स। एक बात बताऊं, सच्ची सच्ची बताओ, अगर यहां भी प्लस हो यहां भी प्लस हो तो दोनों आंसर माइनस के आते हैं, और इसमें जो दोनों जो माइनस के दिख जाए वही आंसर टिक मार दो। समझ गए? ये आ गया ऐसे। आगे सॉल्व किया एक्स स्क्वायर
यहां से बच्चों दो एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 2, यहां से एक कॉमन है, दो ब्रैकेटवा बनेंगे, एक एक्स प्लस 2 और दूसरा एक्स प्लस 1, राइट। इधर से आ गया एक्स इक्वल टू -1 एंड इधर से आ गया -2। सो आई होप यहां तक मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके डन। तो इस तरीके से हमने इनके वैल्यूज निकाले और हमने इधर टिक मार दिया। आगे देखो, एक्स स्क्वायर -15, तो इसके शून्यक पूछे हैं तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर -15 बराबर 0 लगाएंगे, 15 को उधर टपका देंगे, जाएगा ना, और उसके बाद प्लस माइनस के साथ अंडर रूट लगा देंगे, यानी इसके दो आंसर आएंगे, एक आएगा √15, दूसरा आएगा -15 रूट का। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बी उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से समझ में आ गया। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बता दो। ये क्वेश्चन तो तुमसे घुमा के पूछ लिया। क्या पूछ लिया कि यदि अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, यानी आप इसको हल करोगे और इसके जो दो आंसर आएंगे उनका नाम अल्फा और बीटा रखेंगे। अरे चींटा भी रख लेते, कोई दिक्कत थी क्या? अल्फा बीटा चींटा पीटा खीटा सब। हम 10th क्लास में थे ना, तो हमारे सर जब पढ़ाते थे तो बोलते थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो हमारी इंग्लिश वाली मैम कहती थी सर जी काहे के लिए चींटा पीटा लगाए हैं? सच्ची बता रहे हैं आपको, हम जब भी पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति तो हमें उनकी याद आती है, क्योंकि मैम बोलती थी कि सर जी ये चींटा पीटा आज तक हमको समझ में नहीं आया, है ना। चले बच्चों देखो अल्फा बीटा क्या है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला वही -x का गुणांक बटे में मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बताओ कि x का गुणांक कितना है? जो x के आगे नंबर लिखा है माइनस का 2 लिखा है ना, एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिखा है, -2 + 2 माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा। बहुत सारे बच्चे -2 भी आंसर लिख रहे हैं, -2 नहीं हो सकता। समझ गए? यहां तक नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी। जो लोग -2 लिख रहे हैं गलत है, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद अगले प्रश्न पे कूद जाते हैं। देखो ऐसे ही तो प्रश्न पेपर में आते हैं। इसके शून्यक अल्फा बीटा है तो उसका मान बता दो। देखो क्या लिखा है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो आएगा अल्फा डॉट बीटा, आएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर होगा और ये बीटा स्क्वायर होगा, आएगा भाई। एलसीएम लोगे तो यही आएगा। अब मैं क्या करूं, मैं अल्फा और बीटा इनकी वैल्यूज को मैं नहीं निकाल सकता अलग अलग, क्योंकि इसको सॉल्व कर पाना थोड़ा कठिन है। तो फिर क्या करेंगे, तो हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, जो कि होता है x का गुणांक यानी कि -4 और बटे में x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1। यहां से आंसर आएगा 4। इसी प्रकार अल्फा बीटा मान निकाल सकते हैं 2/1 यानी अचर पद बटे x स्क्वायर गुणांक, इधर से 2 आ गया। अब मैं यहां पर जो 2 लिखा है वो यहां नीचे लिख दूंगा, चलेगा काम, पर ऊपर कैसे लिखूंगा? ऊपर तो स्क्वायर है। अब अगर ये ऐसे लिखा होता तो काम हो जाता, पर ऐसे लिखा नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे और 2 अल्फा बीटा घटा देंगे। क्यों गुरुजी ऐसा क्यों किया? ताकि ये फॉर्मूला बन जाए किसका? अल्फा, यही प्रश्न पेपर में आते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाए और माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाए और नीचे हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है कितनी निकाली है? 4, यह आ गया 4 का स्क्वायर और 2 अल्फा डॉट बीटा की जो वैल्यू निकाली है वो आई है 2 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी 2 है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया
और 2 दूनी 4 हो गया, बटे में 2 हो गया, इधर से 12, 12 बटे 2 कर दिया, आंसर कितना आ गया 6। देखो आंसर कितना आ गया 6। ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, ठीक, ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं। चलो अब एक छोटा सवाल आपसे करेंगे और उसके बाद आपको कुछ और बताएंगे बहुत बेहतरीन सा। देखो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं और टॉपर भी कई तरीके का होता है। कोई सोचता है कि मैं 90% नहीं ला सकता या मैं 85 नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप 90% से ऊपर चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको रेगुलर होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, यानी निरंतरता बनानी पड़ेगी। आपको हर चीज को लेकर अवेयर होना पड़ेगा, आपको हर चीज को लेकर जानकारी आपको होनी चाहिए, सारी चीजों की जानकारी। इस चैनल के ऊपर इतना ज्यादा क्लास 10th का कंटेंट है, यदि आप उसको फॉलो कर लें तो आप 100% टॉपर बनेंगे, ये हमारी पूरी गारंटी है। लेकिन फिर भी अब टॉपर बनने के लिए हमें चाहिए होता है हिंदी जैसे सब्जेक्ट में कंप्लीट सिलेबस विथ द गाइडेंस, हमें इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में विथ गाइडेंस, उसका एक एक शॉर्ट लॉन्ग। मुझे सोशल साइंस में हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से, मैथ में एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आंसर रटने वाले बच्चे कभी भी टॉपर नहीं बनते। प्लस किसी के पास संस्कृत है, किसी के पास कंप्यूटर है, किसी के पास आर्ट है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों सब्जेक्ट हमारे यहां पढ़ाए जाते हैं। एक बैच है जिसका नाम है शक्ति बैच, इसका नाम क्या है? शक्ति बैच। इस शक्ति बैच की जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं आपके मोबाइल ऐप ज्ञानोदय के गुरुजी। ज्ञानोदय के गुरुजी, मोबाइल ऐप ज्ञानोदय के गुरुजी पर। और ये जो शक्ति बैच है इसमें ये सारे सब्जेक्ट तो मिलेंगे ही, लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का पूरा कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ मेरे बच्चों डेली क्लासेस मिलेंगी, एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है इस शक्ति बैच का। सारी क्लासेस शाम को 5 से 8:30 के बीच में होती हैं। हर एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज और बता देते हैं कि टेस्ट हर संडे को होता है, टेस्ट होता है। जब पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा 31 अक्टूबर के पहले इस बैच के अंदर, तब जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि ये बैच गुरुजी कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ था, मेरा छूट गया है, तो भाई कहीं भी बैच लोगे तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप 1 महीने 2 महीने बाद लोगे तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ छूट गया है तो इसमें आराम से आप पीछे से पूरा करते हुए आ सकते हो, बराबर आ सकते हो, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। जब इसमें पूरा सिलेबस हो जाएगा तो एक टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी अक्टूबर के महीने में, जो टेस्ट सीरीज इसके अंदर बिल्कुल फ्री होगी। हर सब्जेक्ट के 500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों का एक पूरा कॉम्बिनेशन अक्टूबर महीने में लॉन्च होगा इसी बैच के अंदर। और हर सब्जेक्ट के जब 500 बहुविकल्पी प्रश्न आपको करने को मिलेंगे तो आप सोचो कि आपका कितना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में हिंदी की ग्रामर एक एक चीज इसके अंदर समाप्त हो चुकी है। मेरे पास पूरी एक अभी तक की पूरी सिलेबस की लिस्ट है। हिंदी के अंदर सारी चीजें हो चुकी हैं। मैथ के अंदर अभी 5th चैप्टर चल रहा है, पांचवा चैप्टर चल रहा है।
साइंस में एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी हो चुका है आज तक की जानकारी के हिसाब से। हिंदी में गद्य पद्य साहित्य का इतिहास व्याकरण खत्म हो चुका है। गद्य के 3 चैप्टर हो गए हैं, पद्य का दूसरा चैप्टर चल रहा है। संस्कृत के 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, प्रोज के 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, पोएट्री के 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, सप्लीमेंट्री के 3, ग्रामर के 2। जितना हो चुका है वो सब आपको मिल जाएगा। प्लस सोशल साइंस में 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तो आप ये मान के चलो कि भाई आपसे ज्यादा कई बच्चे ऐसे हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक। और ये बैच आप सभी को, ये बैच जो है ना वो है 4000 का, लेकिन इस पे अभी ऑफर चल रहा है और ये 1999 का है और ये ऑफर है 15 जून तक। अब बताना मेरा काम है और आपका काम है डिसीजन लेना। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इस बैच के अंदर ज्वाइन ही हो। यूट्यूब पर भी बहुत कुछ पढ़ा रखा है मैंने और बहुत कुछ पढ़ाना भी है, लेकिन यदि आपको व्यवस्थित चीजें चाहिए और आप इसको ले सकते हो तो आप जरूर ले सकते हो, ठीक। बाकी एज योर विश, एज योर मतलब मैं आपसे कोई फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसको लो, लेकिन आप अपना भविष्य बेहतर जानते हो। यदि आप कैपेबल हैं, इसको ले सकते हैं, सक्षम हैं, तो 1999 बहुत ज़्यादा नहीं होता। और ये पूरे साल की फीस है, 1 महीने की नहीं है, पूरे साल की फीस है। ये आपके पास पूरे के पूरे 30 अप्रैल 2025 तक आपके पास ये बैच रहेगा। पूरे 1 साल की फीस है, यानी महीने का अगर आप निकालोगे तो 150 रुपया आएगा लगभग। ठीक। हाँ, कौन से बोर्ड के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं देखो इस बैच से? तो सबसे पहली बात यूपी बोर्ड, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए पूरा का पूरा रहेगा। प्लस अगर कोई बच्चा बिहार से है, राजस्थान से है, झारखंड से है, कहीं से भी है, तो उसके लिए साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट उसके लिए कॉमन होते हैं, सिलेबस सेम होता है। यहां पर थोड़ा चेंज होता है। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी पूरे, यहां तक कि सीबीएसई बोर्ड भी, हर एक बोर्ड का बच्चा इसको पढ़ सकता है जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है। ठीक, चले बच्चों। ओके बच्चों, चलो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और इस बैच को, ये ऐप जो है हमारा ज्ञानोदय के गुरुजी, नीचे लिंक दिया गया है। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड खुलकर आएगा और क्यूआर कोड को किसी के द्वारा भी स्कैन करा दोगे, आपका कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक आप कॉलिंग नंबर 8090282032 पर आप कॉल कर सकते हैं। टाइम आपको बता दिया गया है, सुबह 10 से 5 ऑफिस का टाइम। ठीक, बाय, टेक केयर, थैंक यू। चले बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसी लगी। पूरा चैप्टर कंप्लीट हमने कराया है आप लोगों को। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।